मॉर्निंग फ्रेंड्स, रियन कॉमर्स क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है। पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने टाइप ऑफ अकाउंट डिस्कस किए थे, जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर पर्सनल के क्या क्या अपने 3 ब्रेकअप थे, रियल अकाउंट के अपने क्या 2 ब्रेकअप थे और नॉमिनल अकाउंट के क्या 2 ब्रेकअप थे। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि जितने भी कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए थे जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के थे। अगर आप भूल रहे हो तो पुरानी वीडियो एक बार जाके आप देख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने कुछ टर्म डिस्कस किए थे, जिसमें था डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअक्रूड। वो केवल रिप्रेजेंटेटिव के थे, एक अकाउंटिंग टर्म्स थे पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग करते थे। आज हम उसके साथ साथ कुछ और टर्म डिस्कस करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव के तो नहीं है। वैसे मैं अभी डिस्कस भी कर लूँगा, जो टर्म डिस्कस करूँगा कि वो किस नेचर के हैं, पर उनका टर्मिनोलॉजी जो अगर अकाउंट्स में आएगी तो आप उससे क्या समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टर्म हैं वो मैं लिखे दे रहा हूँ, उसको आप ज़रा समझिएगा। एक टर्म आता है बेसिकली परचेजेस। परचेजेस से पहले एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, वो टर्म है गुड्स। ठीक, देखिए गुड्स वो चीज होती है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेड करने का मतलब, गुड्स वो चीज होती है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मतलब होता है जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, ठीक है। अब कोई फर्नीचर की अगर दुकान है तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, फर्नीचर होगा। कोई अगर दुकान ऐसी है जो एसी बेचती है तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, एयर कंडीशनर होगा। अगर मैं एयर कंडीशनर वाली शॉप में फर्नीचर देखता हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फर्नीचर गुड्स है। फिर से समझिएगा, एयर कंडीशनर की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, उसका जो गुड्स होगा वो एयर कंडीशनर होगा, वो टीवी होगा जिसमें वो डील कर रहा है। अगर उसकी दुकान में फर्नीचर लगा हुआ है तो उसमें वो डील नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं कहलाएगा, उसके लिए वो एसेट कहलाएगा। गुड्स क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, गुड्स वो होता है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें हम लोग डील करते हैं। इसके अलावा अगर उसकी दुकान में और भी कुछ लगा हुआ है तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, उसको हम उसका फिक्स्ड एसेट मानेंगे। अभी ये एसेट और फिक्स्ड एसेट की क्लासिफिकेशन भी आपको पूरी तरीके से बता दी जाएगी। बस अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपका गुड्स है, ठीक। इसके अलावा कोई भी चीज आपकी गुड्स नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अब होता क्या है, जो गुड्स होता है इसी के 3 पार्ट डिवाइडेड हैं। सबसे पहले परचेज, सेल्स और स्टॉक। अब जब ये आप खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज कहलाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वो जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदती है बेचने के लिए तो वो गुड्स है उसका। पर अगर वो अपने यहाँ फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर वो बेचेगा नहीं, वो केवल इस्तेमाल करने के लिए, अपना काउंटर बनाने के लिए चेयर खरीदता है ताकि अगर कोई कस्टमर आए तो उसको बैठा सके, तो वो उसको बेचता नहीं है, वो क्या करता है, वो उसको यूज करता है बिजनेसमैन, ठीक है। तो अगर कोई वो ऐसा सामान खरीदता है जो वो फर्दर रीसेल करना चाहता है, ठीक, तो उस खरीदने को कहते हैं परचेज। तो परचेज का मतलब सिंपल सा होता है, परचेज ऑफ गुड्स ओनली, ठीक। जिस चीज में वो डील कर रहा है, जब वो खरीदता है तो उसको परचेज कहते हैं। इसके अलावा वो कुछ और खरीदता है तो उसको परचेज हम लोग नहीं कहते हैं। सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, ठीक। फिर से देखिए, जब खरीद रहा है तो परचेज, क्या खरीद रहा है, गुड्स। गुड्स क्या होता है, जिसमें वो डील करता है। अब जब खरीदेगा तो खरीदा इसी इंटेंशन के साथ है कि उसको बेचना है, उसको इसलिए नहीं खरीदा उसने कि उसको इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस यूज के लिए, उसको इसलिए खरीदा है कि उसको फर्दर सेल करेगा, तो उसको कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का आप ये समझ लीजिए, जो भी बैलेंस क्वांटिटी उसके पास बची है या जो भी उसने रख रखी है, किस चीज की, गुड्स की, जिसमें वो डील करता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक।
तो मतलब गुड्स एक टाइप है, ठीक है, गुड्स एक चीज है। गुड्स कौन सी चीज है ये समझ लीजिए। गुड्स वो है जिसमें आप ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मतलब जो जिसमें आप व्यापार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो दुकान है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में डील करती है, तो उसके लिए गुड्स वो है। इसके अलावा उसने अपने फर्नीचर लगा रखा है, वो गुड्स नहीं है। इसी तरह फर्नीचर की दुकान वाले के लिए चेयर, टेबल और जितनी भी और स्टूल्स, ठीक है, कहीं कहीं लेटर भी वो बेचते हैं, तो वो सारे उसके लिए गुड्स है। ठीक, अगर उसने अपने यहाँ एसी लगा रखा है तो अब देखिए नेचर जैसे ही बिजनेस का चेंज होता है गुड्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर वाले के लिए जो एसी है वो गुड्स नहीं है, क्योंकि उसमें वो डील नहीं करता। वो उसने अपने यहाँ लगा रखा है केवल किस लिए? ताकि कस्टमर आए तो उसको ठंडी ठंडी हवा, बस वो थोड़ा सा प्लेजेंट फील करे, ठीक, ताकि वो इन्वायरमेंट वैसा बन पाए कि उसके यहाँ वो ज्यादा देर रुक के चीजें खरीद पाए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएशन है। इसीलिए जो गुड्स है उसको आप कभी एक ये नहीं कह सकते फर्नीचर गुड्स है, नहीं, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स है, परचून की दुकान है जिसको आप कहते हैं उसके लिए आपका जो मैगी के पैकेट और जो भी वो अपने यहाँ बेचता होगा आटा दाल चावल वो गुड्स है। ठीक, तो गुड्स का सिंपल सा मतलब है जिसमें वो ट्रेड करता है। अब ये जो गुड्स है इसके 3 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है कि अगर उसने खरीदा है इनको गुड्स को जिसमें वो ट्रेड करता है। ट्रेड करने का मतलब होता है विद एन इंटेंट टू सेल। ट्रेड करने का मतलब सिंपल सा होता है खरीद रहे हो कि बेचना है, इसलिए आप खरीद रहे हो। ट्रेड करने का ये मतलब होता है, ठीक है। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखिएगा, हमारी नियत क्या है उस चीज को खरीदने में वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपने कोई एसी खरीदा, आपकी एसी की दुकान नहीं है, फर्नीचर दुकान है, पर वो 6 ही महीने में इतना कबाड़ हो गया कि अब आप बेच रहे हो, तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जब खरीदा था तब इंटेंट ये, नियत ये नहीं थी कि हमको इसको बेचना है। नियत ये थी कि इसको लगा के हम 2-4 साल 5 साल इसका बेनिफिट लेंगे, उसके बाद अगर खराब हो जाता तब आप बेचते हो उसको, ठीक है। तो नियत हमारी ये थी कि उसको हम लगा के उसका बेनिफिट लेंगे, ठीक। और जबकि परचेज में क्या होता है, यहां हमारी नियत ही होती है कि आज खरीदा तो कल बेच देंगे। अब कल का मतलब ये भी आइटम वाइज वेरी करता है, क्योंकि अगर आप राइस का एग्जांपल लेंगे, चावल का एग्जांपल लेंगे, तो कभी कभी लोग खरीद लेते हैं नया चावल और उसको एज करते हैं, उसको रखते हैं अपने पास 1 साल 2 साल की बेचेंगे, ठीक है। तो वहां इंटेंट इंपॉर्टेंट है। टाइम पे ना इतना फोकस करिएगा कि वो 1 साल बेच रहा है तो वो उसका स्टॉक नहीं होगा, वो उसका गुड्स नहीं होगा, वो उसका एसेट हो जाएगा, नहीं। इंटेंट क्या थी कि इसको खरीदा ही है बेचने के लिए, ठीक। तो हमने बताया गुड्स वो है जिसमें कोई भी बिजनेसमैन ट्रेड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यही जब गुड्स खरीदेगा वो तो परचेज कहलाता है, यही गुड्स जब वो बेचता है तो सेल्स कहलाता है, यही गुड्स जब वो अपने पास रखता है तो वो स्टॉक कहलाता है। इसके बाद इसकी सब क्लासिफिकेशन और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जो परचेज होता है तो कभी कभी आप खरीदते हो तो खराब निकल जाता है सामान। मैगी पैकेट खरीदा, 2-4 फटे निकले, रूअफ़ज़ा की बोतल खरीदी, लीक थी, वो एक परचून की दुकान की बात कर रहा हूँ जिसमें वो डील करेगा, तो वापस कर देगा वो, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक। इसी तरह कभी कभी आप कस्टमर को सामान बेचते हैं और वो वापस कर जाता है आपके, ठीक, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक। अब स्टॉक में 3 पार्ट आ जाते हैं, ठीक। काम करते हैं, स्टॉक यहां लिखा हूं ऊपर। स्टॉक में ये यहीं पे था, 3 पार्ट आ जाते हैं। स्टॉक में हमारे 3 पार्ट आ जाते हैं। कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? पहली चीज होता है आपका फिनिश्ड गुड्स। अब ये फिनिश्ड मतलब ये नहीं खत्म हो गया। फिनिश्ड का मतलब जो रेडी टू सेल पोजीशन में आपके पास अवेलेबल है। रेडी टू सेल पोजीशन का मतलब ये है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से बन चुका है और सिर्फ उसको बेचना रह गया है, उसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स, ठीक। दूसरा होता है रॉ मटेरियल। अब होता क्या है, देखिए रॉ मटेरियल है ये, ठीक। देखिए हर आदमी फिनिश्ड गुड्स में डील नहीं करता है,
आप अगर अपने इर्द गिर्द जो दुकानें देखेंगे वो आपको फिनिश गुड्स में डील करती हुई दिख जाएंगी। उनके पास हो सकता है ये वाला रॉ मटेरियल वाला कोई एलिमेंट ना हो, पर जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं जो सामान बना के बेचता है, तो उसके पास आपको ये तो मिलेगा भाई। कूलर वाला है फॉर एग्जांपल, एक कूलर का मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको कह रहा हूँ, आप एज्यूम करिए, आप सोचिए कूलर वाला है जो कूलर बना के बेचता है। तो एक तो उसके पास कुछ कूलर पड़े होंगे जो रेडी कंडीशन में है, जिसको उठा के केवल उसको बेचना है, ठीक। इसके अलावा क्योंकि वो बनाता है तो कूलर बनाने में आपको पता है अगर वो आपके लोहे वाला कूलर है, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो होती है वो चादर की होती है, स्टील की चादर उस पर लगती है, तो वो स्टील की चादर उसके पास पड़ी होगी। रॉ में कटिंग वटिंग हो सकता हो ना हो, स्टील की चादर पड़ी होगी। उसके पास मोटर पड़ा होगा, उसके पास जो उसमें घास लगती है वो पड़ी होगी, उसके पास वो पाइप लगता होगा जो उस मोटर में लगा के वो पानी जो सर्कुलेट करता है, उसके पास वो पंखा रखा होगा, एग्जॉस्ट लगा होगा। तो कूलर किन चीजों से बनता है? जो चीजें मैंने बताई, एग्जॉस्ट, घास, पाइप, उसमें जो मोटर लगता है, उसमें जो स्विचेस लगते हैं, कूलर इन चीजों से बनता है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कूलर बनाती है, तो अगर कूलर जो बना हुआ रखा है वो फिनिश गुड्स है, पर उस फिनिश गुड्स को, उस बने हुए कूलर को बनाने के लिए जो सामान लगता है भाई वो भी तो वो अपने पास रखेगा ना, ताकि वो बना के बेच सके। पर अभी वो बना नहीं है, वो सामान आइसोलेटेड में इधर उधर अलग अलग रखा हुआ है, कंबाइंड अभी किसी तरह से नहीं हुआ है वो, उसको आप कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान रखिए, तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ आप जाएंगे जब किसी फैक्ट्री में जाके देखेंगे तो कुछ काम होगा, जो कुछ कूलर होंगे जो अधूरे पड़े होंगे, किसी में एग्जॉस्ट नहीं लगा होगा, बाकी सब कुछ रेडी होगा, किसी में हो सकता है सब कुछ रेडी हो, स्विच ना लगा हो, किसी में हो सकता है उसने वेल्डिंग ना कर रखी हो, ठीक। तो जो अधूरे हैं, मतलब जो पूरे नहीं हो पाए, फिनिश्ड नहीं हो पाए, और ना वो रॉ मटेरियल में अलग अलग पड़े हुए हैं, जो कुछ हद तक कंबाइंड हो गए हैं, उनको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। फिर से समझ लेते हैं, परचेज से शुरू किया था, पर परचेज को समझने से पहले मैंने कहा आप लोग गुड्स समझ लीजिए। गुड्स क्या चीज होती है, ठीक। गुड्स वो चीज होती है जिसमें आप ट्रेड करते हो, ठीक। ट्रेड करने का मतलब जिसमें आप व्यापार करते हो। एक और डेफिनेशन है गुड्स की, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जिसमें भी चीज आप व्यापार करते हो, आप क्या सोचते हो, हम खरीद के या बना के बेचेंगे। मतलब गुड्स के लिए ये इंटेंशन, ये नियत जरूरी है कि वो चीज आप तो या बना के बेचना चाहते हो या खरीद के बेचना चाहते हो। अगर आपकी ऐसी नियत नहीं है, आपकी ये नियत ही नहीं है, आप ये चाहते हो कि भाई वो हम सामान खरीद तो लें पर हम उसको अपनी दुकान में लगा देंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया था, फर्नीचर वाला अपनी दुकान में एसी खरीदता है, पर वो बेचने के लिए नहीं खरीदता, वो दुकान में लगाने के लिए, तो वो गुड्स नहीं कहला सकता फर्नीचर वाले के लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए वही चीज गुड्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी से एसी खरीदा है ताकि फर्दर वो बेच पाए। उसके लिए वो जो उसने अपने यहाँ टेबल चेयर और ये सब लगा रखा, वो गुड्स नहीं है। तो बिजनेस टू बिजनेस ये जो गुड्स है ये वेरी करता है, क्योंकि गुड्स के साथ इंपॉर्टेंट है इंटेंशन, कि हम जब खरीद रहे हैं, नियत इंपॉर्टेंट है कि जब हम खरीदते हैं तो खरीदने के बाद हमारी नियत होती है कि इसको हम फटाक से बेच देंगे, ठीक। वो खरीदा ही इसीलिए जाता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैंने एसी खरीदा पर वो 2 महीने में खराब हो गया तो मैंने बेच दिया, ठीक। तो क्या वो गुड्स कहलाएगा? नहीं। खरीदते वक्त नियत क्या थी, अब आप खुद बताइए। फर्नीचर वाला एसी क्यों खरीदेगा? अगर नियत उसकी ये थी कि उसको केवल दुकान में लगा के उसका दुकान का टेम्परेचर अपना अच्छा मेंटेन करना है ताकि जो कस्टमर है वो थोड़ा सा फील गुड करे, तो अगर आप उसको अगले दिन भी बेच दोगे क्योंकि वो खराब हो गया किसी कारण से, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो भी वो गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि खरीदते वक्त जो नियत थी, जो इंटेंशन थी, वो बेचने की नहीं थी, वो यूज करने की थी, ठीक। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स बता दिया, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मतलब ये है जिसकी हमारी नियत है कि हम खरीद के बेचना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद आ गया गुड्स का 3 ब्रेकअप होते हैं। एक पहला ब्रेकअप होता है परचेज। जब ये सारी चीजें खरीदोगे तो परचेज कहलाएगी, जब ये सारी चीजें बेचोगे तो सेल्स कहलाएगी। जब ये चीजें आप अपने पास रख लेते हो, हमेशा खरीदते बेचते नहीं हो, कभी कभी आप उसके बीच का प्रोसेस होता है, आप खरीद के अपने पास रखते हो और उसके बाद बेचना शुरू करते हो। तो जब ये आपके पास रखा हुआ है, उसमें इसको कहते हैं हम स्टॉक, ठीक। स्टॉक इन ट्रेड,
अब इसके भी 3 क्लासिफिकेशन है, वो भी पढ़ लेंगे। अब परचेज का एक रिवर्स है। परचेज में आप जानते हो कभी कभी आप खरीदते हो, कुछ चीजें खराब निकल जाती हैं, हो सकता है एक्सपायरी हो या जो भी एक्सवाइजेड रीजन है, ठीक है, उसको आप वापस कर देते हो तो परचेज रिटर्न कहलाती है। इसी तरह जब आप कभी सामान बेचते हो और वो सामने वाला जो पार्टी होती है वो आपको वापस कर देता है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाती है। और स्टॉक मैंने बताया, ये आप वो सामान है जो बेचना चाहते हो पर आपने अभी फिलहाल अपने पास रखा हुआ है, ठीक। ये 3 तरह का होता है। पहला होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब जो बिल्कुल रेडी टू सेल पोजीशन में है, जो आपको बस सिर्फ बेचना है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई काम पेंडिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया इसमें स्टॉक का, दूसरा ब्रेकअप था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कूलर। जब कूलर बनता है तो पूरा कूलर जो आपको दिख रहा है वो फिनिश गुड्स है। पर जो इंसान कूलर बना रहा है, जो संस्था कूलर बना रही है, आप अगर कहीं उसकी फैक्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा उसका एग्जॉस्ट अलग रखा हुआ है, पेच अलग रखे हुए हैं, चादर वो उसकी अलग रखी हुई है, जो अपनी उसमें स्टील या लोहा जो भी लगाता होगा उसमें मोटर अलग रखी हुई है। तो ये सब चीजें अलग अलग रखी हुई हैं। भाई वो रखता है ताकि उसको जब उसको बनाना हो तो इन चीजों का यूज करके वो बना ले। तो उन चीजों को कहते हैं रॉ मटेरियल। और तीसरी चीज होती है वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप उसकी फैक्ट्री में एंटर करोगे कुछ आपको अनफिनिश्ड आइटम भी दिखेगा, ठीक, जो पूरा भी नहीं हुआ है। किसी में होगा हो सकता पंखा ना लगा हो, बाकी सब कुछ लग गया हो, ठीक। किसी में होगा सब कुछ हो गया पर पेंट नहीं हुआ, किसी में होगा कि मोटर नहीं लगी हुई है। तो वो जो अनफिनिश्ड आइटम है, जो अब रॉ मटेरियल की शेप में नहीं है, अलग अलग नहीं पड़ा हुआ है, ठीक, पर उसको एक शेप दे दिया गया कूलर का, पर कुछ ना कुछ जिसमें कमी अभी रह गई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। अब नेचर ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल होते हैं। पर्सनल के ब्रेकअप बताए थे, रियल के ब्रेकअप बताए थे, नॉमिनल के ब्रेकअप बताए थे। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि ये कहाँ कवर होता है, तो गुड्स एज अ होल कहीं नहीं कवर होता, ये आप समझ लीजिए। जो इसके ब्रेकअप है उसके बारे में हमें पढ़ना है। परचेज आपका खर्चा होता है, ये नॉमिनल है। नॉमिनल में 2 ब्रेकअप बताए थे, बेसिकली 4 ब्रेकअप बताए थे नॉमिनल के। नॉमिनल 4 तरह से होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस। तो ये जो नॉमिनल है ये एक्सपेंस है, नॉमिनल है, पर नॉमिनल का भी अगर आपको कोई ब्रेकअप पूछे तो ये एक्सपेंस है। ये जो सेल्स है ये है नॉमिनल, और ये इनकम है, ठीक। और ये जो चीज आप देख रहे हैं, जो आपने अपने पास रखा हुआ है, अभी बेचा नहीं है, ठीक, ये तीनों चीजें जिसमें फिनिश गुड्स भी है, रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, इसको हम कहते हैं, ये जो मेरा है ये एसेट है। और एसेट का मतलब है रियल अकाउंट है, ये आप समझ लीजिए। पर्सनल, रियल, नॉमिनल बताया ना, ये रियल में, ये इसका जो क्लासिफिकेशन है ये रियल का है, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, ये रियल अकाउंट है, ठीक। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एक अलग टर्म हमने डिस्कस किया, गुड्स, ठीक। गुड्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक टर्म, हमने गुड्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये बेसिक अकाउंटिंग की ही अभी क्लास है, एक तरह से आपको बेसिक ही समझाई जा रही है। पिछली बार नेचर ऑफ अकाउंट समझाए थे तो कुछ टर्म डिस्कस किए थे हमने कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसी को कंटिन्यू करके बस आज ये बताया जा रहा है कि और भी अकाउंट्स में टर्म्स होते हैं जो बार बार रिपीट होंगे, इसलिए उनको पहले से बता दिया जा रहा है वो है क्या। और क्योंकि नेचर ऑफ अकाउंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का क्लासिफिकेशन, तो हम साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहे हैं उसका नेचर क्या क्या है, ठीक। एक आपको गुड्स बता दिया गया, गुड्स के 3 ब्रेकअप हो गए, परचेज, सेल और स्टॉक। स्टॉक में 3 ब्रेकअप हो गए, स्टॉक आपका फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। एक बार बार आपके पास वर्ड आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो मैं आपको बताऊंगा, रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी। फिर से सुनिए, रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट, ठीक, जो बिलोंग करता है, किससे रिलेट करता है,
सेल और सर्विस। ठीक, कोई भी अमाउंट जो आपने किसी को या तो कोई सामान बेचा या कोई सर्विस दी। सामान बेचने का मतलब गुड्स बेचना होता है, या कोई सर्विस दी। सर्विस देने का मतलब, इंडस्ट्री देखिए दो तरह से चलती है, एक होती है जिसमें आपका सेल होता है, दूसरा होता है सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, हम कोई सामान नहीं बेचते, हम केवल सर्विस देते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो या तो बेचने के कारण, किसी कंपनी को बेचने के कारण, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेचने के कारण, या कोई भी सर्विस हमने दी है, ठीक, इसके कारण से कोई भी जो अमाउंट आपका है जो अभी आपको मिला नहीं, इसको एक एग्जांपल से समझ लें, बेहतर समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए हैं और बी हैं। ए ने बी को सामान बेचा, ठीक, इसके बदले इसको क्या देना चाहिए, बी को पैसा देना चाहिए। पैसा अभी नहीं दिया है, सेल हो गई है, पैसा अभी नहीं दिया है। तो जब आप सामान बेचते हैं और आपको एक तरह से अभी आपने पैसा नहीं मिला है, ठीक, तो वो जो अमाउंट है वो कहलाता है, जो अमाउंट है वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। फिर से, ए ने बी को सामान बेचा, सामान बेचने के बदले आपको पता है बी को पैसा देना चाहिए, बी ने पैसा भी नहीं दिया, तो ये जो अमाउंट अभी बकाया है, ड्यू है, इसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, अब आउटस्टैंडिंग ना समझ लीजिएगा इसको, ठीक, ये ट्रेड रिसीवेबल है, आप ये कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, उसको मैं आपको वो बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये बेसिकली इनकम है, ठीक है। और ये इसको आप सेल्स के रिस्पेक्ट में अगर आप कहेंगे तो हाँ, ए ने बी को सामान बेचा और ये जो अमाउंट है ये अभी उसको मिला नहीं है। मिला नहीं का मतलब ये हो गया कि अब ये जो बंदा है ना बी, आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये डेटर हुआ इसका, ठीक, जो हमने वहां पढ़ाया था। ये जो अमाउंट है ये ट्रेड रिसीवेबल है इसके, ठीक। यहां वर्ड ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड का मतलब ये है कि इसने इसको सामान जो बेचा है वो कोई ट्रेडेबल आइटम था, गुड्स था, वो इसको बेचा, वो मिला नहीं इसको अभी अमाउंट, तो ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल के आप कई पार्ट देखेंगे, उसमें एक पार्ट हमने ये डिस्कस किया था जो कल हमने आपको बताया था अलग से, डेटर, ठीक। और दूसरा हमने आपको बताया था कल ये डिस्कस नहीं हुआ था, पर इसमें डेटर और एक चीज बीआर होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। प्रैक्टिकल सेंस में तो ये आपको आइटम जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा, आपके कोर्स का पार्ट तो है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि ये बिल रिसीवेबल होता क्या है। फिर से समझ लीजिए, ए ने बी को सामान बेचा, इसके बदले अभी इसने पैसा नहीं दिया है, तो ये जो अमाउंट है इसको कहेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल, ठीक। ये जो अमाउंट है ये ट्रेड रिसीवेबल है। अभी रिसीवेबल्स एबल्स लग गया तो इसका मतलब ये है कि अभी ये मिला नहीं है, ठीक। अब इसके दो पार्ट इन्होंने बताए थे, दो पार्ट हैं, बुक में आप देख सकते हैं, अपनी जो भी बुक में रेफर करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका डेटर। डेटर हमने कल डिस्कस कर लिया था, जिसको भी हम सामान बेचते हैं उधार पे, वो मेरा डेटर है, ठीक। और दूसरा एक वर्ड इसमें आप बुक में देखेंगे कि इस ट्रेड रिसीवेबल का एक पार्ट होता है बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है ये समझ लीजिए, ये एक कॉन्सेप्ट है, आगे चैप्टर एक है अलग से, जब पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, ये कुछ इस तरह की चीज होती है कि ए ने बी को सामान बेचा, बी के पास पैसे नहीं थे, तो बी ने क्या कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो मुझसे अभी फिलहाल लिखित में ले लो कि मैं 3 महीने बाद तुमको पैसे दूंगा, ठीक, एक वादा हो गया। एग्जैक्ट डेफिनेशन में अभी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। क्या होता है बिल रिसीवेबल, फिर सोच लीजिए, ए ने बी को सामान बेचा, ठीक, बी ने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ए ने कहा यार ऐसे चलेगा नहीं, एक काम करो एक पेपर पे मुझे लिख के दे दो, ठीक। तो बी कहता है कि ठीक है आप हमें लिख के दे दो, मैं साइन करके आपको वापस कर दूंगा। ए ने एक पर्चा बनाया, उस पर लिखा कि बी ने मुझसे बात बोला है कि सो एंड सो डेट पे या 2 महीने 3 महीने बाद ये मुझको पैसा दे देगा। तो वो जो पेपर है जिसपे वो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। तो ये बी साइन करके इसको दे देगा, ठीक, इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। ये हर केस में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक।
क्योंकि कहीं कहीं नहीं भी होता है तो वो वैसे ही मुंह जवानी चलता है कि आज नहीं दे देगा, कल दे देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, तो तब तक तो वो ट्रेड रिसीवेबल डेटर है, ठीक। पर कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसी बात नहीं बनती है, वो कहते नहीं हमें लिख के दे दो जी, साइन करके दे दो कि 3 महीने बाद दे दोगे, 4 महीने बाद दे दोगे, तो वो साइन करके एक डॉक्यूमेंट उसको वापस कर देता है, जिसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। क्योंकि ये एक तरह का उधार है, इसने सामान बेचा और जो मिलना है पैसा इसको, तो उसको कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक। फिर से देख लीजिए, एक टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो अभी बकाया है, जो अभी मिलना बाकी है। और क्यों मिलना बाकी है? क्योंकि आपने कभी किसी को सामान बेचा था या किसी को सर्विस दी थी। हर आदमी सामान नहीं बेचता है, कुछ लोग सर्विस भी देते हैं, डॉक्टर सर्विस देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी सर्विस पे चल रही है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, ए ने बी को सामान बेचा, अभी बी ने पैसे नहीं दिए हैं, तो वो जो अमाउंट बाकी है ना, वो ए के लिए ट्रेड रिसीवेबल है और बी उसका डेटर कहलाएगा। डेटर कल मैंने आपको बताया था कि जिसको आपने कोई सामान दिया है और पैसे नहीं मिले, या वो आपका डेटर कहलाता है। एक इसका दूसरा एलिमेंट होता है बिल रिसीवेबल, बुक्स में डिस्कस किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। हालांकि ये चैप्टर अलग से दे रखा हुआ है, इसको एग्जैक्टली वहां पढ़ेंगे क्या चीज होता है, समझने के लिए बस ये देख लीजिए कि अगर ए बी को सामान बेचे और बी फिलहाल अभी पैसा नहीं दे रहा है, पर ए इससे कहता है कि आप मुझे एक पेपर पे लिख के दे दीजिए कितने दिन बाद आप मुझे पैसा देंगे, तो वो जिस पेपर पे लिख के दिया जाता है ना, उसको बिल रिसीवेबल कहा जाता है। बिल रिसीवेबल, ये समझ लीजिए, ठीक। अब दूसरा एक टर्म आ जाता है ट्रेड पेबल, ठीक। ट्रेड पेबल ठीक उल्टा सोचिए, एक ए है एक बी है, बी ने इसको सामान बेचा, देख लीजिए ये एरो इधर से इधर गया, इसका मतलब बी ने इसको सेल किया, मतलब ए के लिए क्या है, परचेज है। अगर बी बेच रहा है तो ए के लिए क्या है, परचेज है। तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो ए पे एक तरह से अभी उधारी है, किसी भी अमाउंट जो अभी ए पे उधार है, पिछले एग्जांपल में जो हमने पढ़ा हुआ है वो ए पे उधार नहीं था, वो उधार बी पे था। ए ने सामान बेचा था, उसको मिलना था। यहां पे क्या है, ए ने खरीदा है, ठीक। बी ने ए को सामान बेचा, अभी ए ने पेमेंट नहीं दिया है, तो वो उधार एक तरह से हो गया, सामान उधार पे। तो वो जो अमाउंट है वो कहलाता है ए के लिए ट्रेड पेबल। आप कह सकते हैं ट्रेड पेबल और रिसीवेबल, इसमें समझ सकते हैं बी के लिए जो चीज ट्रेड रिसीवेबल है, ए के लिए वही चीज ट्रेड पेबल बन जाती है इस एग्जांपल में, ठीक है। तो उसको कहते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हैं, उधार पे खरीदते हैं, फिर से बता रहा हूँ पेबल है क्योंकि उधार पे खरीदा, तो उधार पे खरीदेगा मतलब अभी आपको पैसा देना है, आपने पैसा दिया नहीं, उधार पे खरीदा हुआ है, तो वो चीज कहलाती है ट्रेड पेबल। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कल डिस्कस किया था, उधार पे जब आप पैसा उधार पे जब आप सामान खरीदते हो और अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो चीज है आप क्रेडिटर बन जाते हैं। आप क्रेडिटर नहीं बनते हैं, जो दूसरी पार्टी होती है, मतलब ए के लिए जो बी है वो क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसको पैसा देना है। और दूसरी चीज आती है इसमें बिल पेबल। जैसे वहां बिल रिसीवेबल पढ़ा था, वैसे ही एक टर्म होता है बिल पेबल, सेम चीज है। पिछले अगर एग्जांपल में हम जाएं तो जो ए के लिए बिल रिसीवेबल था, उसी एग्जांपल में वो बी के लिए बिल पेबल है, क्योंकि बी ने एग्री किया है कि वो पे करेगा। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, ए ने बी से सामान खरीदा, यहाँ मैं सेल मिटा दे रहा हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम सेल मिटा दे रहे हैं। तो ए ने बी से सामान खरीदा, अभी पैसा नहीं दिया है, जब तक वो पैसा उधार है उसको कहते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के दो पार्ट हैं, एक है क्रेडिटर, आप कह सकते हैं यहाँ पे जो बी है वो ए का क्रेडिटर है, बी इज एज क्रेडिटर, ठीक, क्योंकि ए को अभी पेमेंट करना है, हम ए के रिस्पेक्ट में ही सोच रहे हैं, ठीक। और दूसरी एक चीज होती है बिल पेबल। भाई बी ने इससे कहा ए से कि भाई हम मानते नहीं है इस चीज को, पैसा मेरा नहीं मिलेगा, एक काम करो एक पेपर पे लिख के दे दो। तो ए ने क्या किया, एक पेपर पे उसको लिख के दे दिया। तो ए के लिए वो जो डॉक्यूमेंट है जो ए ने इसको दिया आप साइन करके, वो कहलाएगा बिल पेबल, ठीक। पिछले एग्जांपल में जो हमने कहा था, एक बार देख लीजिएगा, उसमें जो ए को मिला है
वो बिल रिसीवेबल है ए के लिए। हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर उस एग्जांपल में देखें तो वो जो सेम चीज जो ए को मिला है वो बिल बी के लिए बिल पेबल है। यहाँ पे सेम चीज जो ए के लिए बिल पेबल है, क्यों बिल पेबल ए के लिए क्यों है? पेबल का मतलब जो पे करना है, तो क्योंकि ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ए ने कहा है हम इसको पे करेंगे, तो इसके लिए बिल पेबल है। पर क्योंकि उसी बिल पे इसी को पेमेंट मिलेगा तो इसके लिए वो बिल रिसीवेबल है। मतलब जैसे आप एक सिक्का देते हैं तो सिक्के में हेड टेल दोनों होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि सिक्के में दोनों जगह शोले नहीं है ना, ठीक है। तो ये सिक्के में हेड टेल दोनों होते हैं, तो उसी तरह वो जो एक सेम पेपर है वो जिसने एग्री किया है पे करने के लिए, जो ये एग्री करता है कि हाँ हम पे करेंगे, उसके लिए वो बिल पेबल होता है। और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट गया कि जिसमें लिखा है कि हाँ हम इसको पे करेंगे, तो जिसको उससे पैसा मिलना है, उस पेपर के थ्रू पैसा मिलना है, ठीक है, उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है। अब आ गया ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। कल आपको ये हो गया था परचेज रिटर्न हो गया, आपको सेल्स रिटर्न हो गया है, और अब आपका इन्वेंट्री हो गई है। ये मोटे मोटे टर्म हैं, ठीक है। 2-4 टर्म और हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आपको वो जो हमने आपसे कहा था कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के कि किस तरह कोई जो अकाउंट है उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल में, वो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बिल्डअप करने में किसी भी सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्डअप करने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। हर चीज़ को ना मैंने एक दिन में समझा है और ना आप एक दिन में उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे समझ में नहीं आने वाला। और पेशेंस के साथ साथ मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो आप अपनी बुक में खोल के नहीं देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तभी हो सकती है जब आप अपनी बुक में भी झाँकेंगे। जो पढ़ाई है वो केवल टीचर के मेहनत से नहीं हो सकती। टीचर आपको नॉलेज दे सकता है, पर उस नॉलेज को नंबर में जो कन्वर्ट करना है वो कला आपको आनी चाहिए, ठीक। तो प्लीज़ अपनी बुक को जरूर रेफर करिए, अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए। कोई जो क्वेश्चन है वो भी पूछिएगा, आपको एक लिंक दे दिया जाएगा आपको ईमेल का, उसमें अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो में कमेंट डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं, उससे भी डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया था मेरा एक अपना भी अलग से स्ट्रीम काम चलता है, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है, पर कोशिश ये की जाएगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाए। वीडियो आप अगर देख रहे हैं प्रियंक कॉमर्स क्लासेस की, तो आपके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसको सब्सक्राइब करिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों कोशिश करिएगा कि अगर वो चैनल पे आके वीडियो को देखें, उससे उनकी मदद हो सके तो वो हमारे लिए भी बहुत बेहतर है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर पाएँ, ठीक है। कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रखते हैं, जो किसी कारण से अभी कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना।